तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 26 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग वन प्रबंधन टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि जो वन प्रबंधन जिसे सिल्वीकल्चर कहा जाता है, तो वन प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग जैव विविधता का प्रबंधन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग दो तरह से प्रबंधन करते हैं। एक आपका इन सीटू प्रबंधन और दूसरा एक्स सीटू प्रबंधन। और जैव विविधता के प्रबंधन के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का और वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे पेड़ पौधों का संरक्षण। तो पेड़ पौधों का संरक्षण करने के लिए सरकार की कई सारी विभिन्न एजेंसियां और संस्थाएं जो है वो कार्यरत हैं। तो वन प्रबंधन जो है वो कौन करता है? तो सरकार की विभिन्न संस्थाएं एवं एजेंसियां ये वन प्रबंधन का काम करती है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके बाद हम लोग जाने कि झारखंड में टोटल 31 जो है वो फॉरेस्ट डिवीज़न है और 5 आपके सोशल फॉरेस्ट डिवीज़न है, यानी कि वन प्रभाग और आपका वानिकी प्रभाग, दोनों को मिला देने पे टोटल 36 आपका फॉरेस्ट डिवीज़न हो जाता है। तो इसी क्रम में हम लोग झारखंड में जो है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित था, इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पहला हम लोग वन्य जीव विंग के बारे में पढ़े। सेकेंड हम लोग नेशनल वर्किंग प्लान कोड जो कि 2023 में आया था, इसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग जो है वो बंजर भूमि विकास बोर्ड यानी कि वेस्टलैंड डिपार्टमेंट जो बोर्ड है, इसके बारे में वेस्टलैंड डेवलपमेंट जो बोर्ड है, इसके बारे में पढ़े। चौथा नंबर हम लोग झारखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो कि 20 दिसंबर 2007 को इस्टेब्लिश हुआ था, इसके बारे में पढ़े। पाँचवा हम लोग झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी कि जू अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इसके बारे में पढ़े। छठा जो है वो आपका मानव संसाधन विकास विंग, इसके बारे में पढ़े हम लोग। और इसके अलावा ये भी जाने कि झारखंड में वन प्रशिक्षण संस्थान जो है वो 3 जगह पे है। एक आपके रांची में, एक पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा प्लेस में और हजारीबाग में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में। आज से क्लास में हम लोग जो 7वां नंबर का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 7वां नंबर जो है वो आपका वन अनुसंधान, 7वां जो है वो देखिए 7वां है आपका वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित संस्थान। तो 7वां नंबर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित संस्थान, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए ये बताया जा रहा है इसके बारे में कि फॉरेस्ट रिसर्च डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सटेंशन सेंटर है ना। तो ये जो है वो झारखंड में 3 जिलों में किया गया है, ठीक है। तो वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है वो झारखंड के 3 जिलों में है। वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है वो आपके झारखंड के 3 जिलों में हैं। कौन कौन? तो पहला आपका रांची में है, दूसरा आपका जो है वो सरायकेला खरसावां में है इसके में, और तीसरा जो है वो आपका देवघर में है, ठीक है। तीसरा देवघर में है। तो आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ पता होना चाहिए कि वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है वो झारखंड के 3 जिलों में है। एक आपका रांची में, दूसरा सरायकेला खरसावां में और तीसरा देवघर में। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो रांची में हैं, तो ये रांची के गढ़ कटंगा क्षेत्र में है। तो रांची के गढ़ कटंगा प्लेस पे आपका पहला जो है वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित संस्थान है। इसके बारे में देखिएगा तो ये आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है और ये आपका पश्चिमी पठार में लोकेटेड है। और जो गढ़ खटंगा जो रांची में है, तो यहाँ पे जो वन अनुसंधान और शिक्षा संबंधित जो भी संस्थान है, इसका जो स्थापना है वो आपका 2002-3 में होता है। तो गढ़ कटंगा शिक्षा जो संस्थान है इसका स्थापना 2002-3 में होता है। अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो ये आपका 19.5 हेक्टेयर है और ये झारखंड का सबसे बड़ा वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित संस्थान है, ठीक है। आगे देखिए, ये सिर्फ पश्चिमी पठार में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीवों पर अनुसंधान करता है, ये पूरे झारखंड में नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पश्चिमी पठार बोला जा रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या है? अगर हम लोग ये देखें इस तरह से, अगर झारखंड का मैप देखिए हम लोग, तो ये पश्चिमी पठार में, इस वाले भाग में पश्चिमी पठार में जितने भी वन मिलते हैं
तो इन वनों में जो जीव जंतु मिलते हैं, जो पेड़ पौधे मिलते हैं, तो इन सभी का जो है रिसर्च यानी कि अनुसंधान वगैरह जो है वो यहाँ पे रांची में गढ़कटग्गा है। तो यहाँ पे जो वन अनुसंधान और शिक्षा संबंधी संस्थान है, इस संस्थान में केवल पश्चिमी पठार में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का ही अनुसंधान होता है। ठीक है, ये पूरे झारखंड में काम नहीं करता है। आगे देखिए, सेकेंड नंबर जो संस्थान है वन अनुसंधान से संबंधित, वो आपका सरायकेला खरसावां में है। और सरायकेला खरसावां के किस ज़िले में है, सरायकेला खरसावां के किस प्लेस में है, तो ये आपके गम्हरिया जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में ही एक प्लेस है आपका गम्हरिया। तो उसी जमशेदपुर के गम्हरिया में एक वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित संस्थान है, जो कि अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो ये आपका सरायकेला खरसावां में आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो ये भी आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर इसके बारे में देखिएगा तो ये केवल जो है वो दक्षिणी पश्चिमी पठारी में जो दक्षिणी पश्चिमी पठारी क्षेत्र है, यानी कि झारखंड के दक्षिण फिर झारखंड के पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम जो पठारी क्षेत्र है जैसे कि सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और जो सिमडेगा, तो इन सभी जिलों में जितने भी वन मिलते हैं, तो उन सभी वनों में जो जीव जंतु है और जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में अनुसंधान होता है। कहाँ पे, तो गम्हरिया जमशेदपुर में। ठीक है, तो गम्हरिया जमशेदपुर में जो संस्थान है वन अनुसंधान संस्थान, तो ये जो है वो सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा वाले प्लेस में इसका जो है वो अनुसंधान होता है। वहीं अगर हम लोग जो है वो गढ़कटग्गा रांची की बात करें तो ये आपका पश्चिमी पठार, यहाँ पे इसका जो है वो मतलब कि रांची के अगल बगल जितने भी ज़िले हैं जैसे कि रांची, खूंटी, लोहरदगा, धनबाद, इन सभी ज़िलों में जो भी वन है यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं और वनों के ऊपर ये अनुसंधान करता है। तो गढ़कटग्गा के बारे में हम लोग जान गए हैं। फिर हम लोग गम्हरिया के बारे में जान गए हैं कि गम्हरिया जो है वो अपना उसका जो कार्य क्षेत्र है वो आपका सिमडेगा, सिंहभूम और सरायकेला खरसावां आदि में ये काम करता है। और इसका अगर लोकेशन देखें गम्हरिया का तो वो जमशेदपुर में है और जमशेदपुर आपका सरायकेला खरसावां में है। अगर गम्हरिया जो है जमशेदपुर में, अगर इस वन अनुसंधान संस्थान का अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थापना 2007-8 में होता है। ठीक ना, जबकि गढ़कटग्गा का स्थापना 2002-3 में होता है और गम्हरिया का स्थापना 2007-8 में होता है। और अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये आपका 12.5 हेक्टेयर है। और वहीं अगर गढ़कटग्गा की देखें तो आपका 19.5 पर हेक्टेयर है। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो आपका घरमारा या फिर इसी को घोरमारा भी कहते हैं, तो घरमारा या फिर घोरमारा जो कि देवघर में है। ठीक है, तो तीसरा नंबर का जो वन अनुसंधान और शिक्षा से संबंधित संस्थान वो आपका घरमारा या फिर घोरमारा देवघर में है। और ये भी आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो आपका उत्तर पूर्वी पठार है। तो झारखंड के उत्तर वाले साइड में और झारखंड के पूर्व वाले साइड में जितने भी वन है वहाँ पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे और वहाँ पे पाए जाने वाले जीव जंतुओं का जो भी अनुसंधान होगा वो घरमारा या फिर घोरमारा जो कि देवघर में लोकेटेड है, वहाँ पे जो है वो जो शिक्षण और अनुसंधान संस्थान है वहाँ पे होगा। अगर हम लोग घोरमारा की बात करें तो इसका भी स्थापना 2007-8 में होता है। गम्हरिया का भी स्थापना 2007-8 में होता है और जो आपका गढ़कटग्गा है इसका स्थापना 2002-3 में होता है। अगर इसके एरिया की बात करें तो ये आपका 6.5 हेक्टेयर में है। ठीक है ना, तो जो गढ़कटग्गा है ये झारखंड में सबसे बड़ा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो एक नोट में दिया हुआ है कि झारखंड में वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का जो मूल्यांकन है और जो लेखांकन है, ठीक है ना, तो झारखंड में वनों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन एवं जो लेखांकन है वो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग याद रखिएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में है। ठीक है ना, कहाँ पे, तो भोपाल में है। और इसके द्वारा ही झारखंड में जो पर्यावरण और जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है तो इसका जो भी है लेखांकन ऑडिट वगैरह सब वन प्रबंधन मतलब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के द्वारा ही होता है जो कि भोपाल में है। और ये झारखंड का नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों का
जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन और लेखांकन करता है। ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं बार बार 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है, तो 4.25 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो 1 एकड़ 2 एकड़ होता है ना, तो इसी तरह 4.25 एकड़ होता है, लगभग लगभग मान लीजिए 3.5 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर। ठीक है, ये जान लीजिए। तो हम लोग अभी क्या जाने, हम लोग जाने कि वन अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित संस्थान, जो कि रांची के गढ़कटंगा में है, फिर सरायकेला खरसावां में जो जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर के गम्हरिया में है, और तीसरा आपका देवघर में है, जिसका नाम घरमारा या फिर घोरमारा, दोनों में कोई भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं जो 8वां नंबर इंस्टीट्यूशनल है, तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं 8वां नंबर है आपका झारखंड राज्य वन्य विकास निगम लिमिटेड। तो 8वां है आपका झारखंड राज्य वन्य विकास निगम लिमिटेड। इसका स्थापना की बात करें तो ये आपका 2002 में होता है इसका स्थापना। इसके बारे में देखिए, यह झारखंड राज्य केंदुपत्ता नीति 2015 के अंतर्गत कार्य करता है। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया है कि झारखंड राज्य में जो केंदुपत्ता नीति है वो आपका 2015 में आया था, और इसी नीति के ही अंतर्गत जो है वो झारखंड राज्य वन्य विकास निगम लिमिटेड कार्यरत है। आगे देखिए, यह संस्थान एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कहने का अर्थ है ये जो संस्था है ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट का है, जिसका जो मुख्य कार्य है वो राज्य के भीतर केंदुपत्ता का संग्रहण करना है और एवं व्यापार को नियंत्रित करना होता है। तो केंदुपत्ता का जो संग्रहण और केंदुपत्ता के जो है उसका व्यापार वगैरह जो है वो सभी जो है झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा ही होता है। आगे देखिए, इसके अलावा निर्दिष्ट प्रजातियों की लकड़ी तथा लघु वन उपज की खरीद बिक्री का भी ये प्रबंधन करता है। तो निर्दिष्ट प्रजाति किसको कहा जाता है, तो कुछ कुछ ट्रीज को काटा जाता है जो निर्दिष्ट प्रजाति कहने का अर्थ है कि जो जो कुछ कुछ है आपका जो कि ज़्यादा कमर्शियल होता है, जैसे आम, गम्हार, सागवान, सेमल इत्यादि, इन सभी का जो वृक्ष है इनको भी ये जो मतलब कि खरीद बिक्री करता है, मैनेज आपका झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड। ठीक है ना। और ये जो है वो केंदुपत्ता नीति 2015 इसके अंतर्गत ये काम करता है। अब देखिए, झारखंड में जो 9वां नंबर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसकी बात करते हैं, और वो है आपका स्टेट सिल्वीकल्चर। तो हम लोग देखते हैं स्टेट सिल्वीकल्चर के बारे में। आगे बताया जा रहा है कि स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो जो स्टेट सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर का अर्थ बताया था आपको अभी, वन प्रबंधन होता है। तो स्टेट सिल्वीकल्चर यानी कि राज्य वन प्रबंधन, इसको बोला जाता है स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। इसके अलावा देखिए, सिल्वीकल्चर वन एवं लकड़ियों के वृद्धि, संरचना, स्वास्थ्य तथा वन गुणवत्ता को स्थापित करने का विज्ञान एवं कला दोनों है। तो सिल्वीकल्चर के बारे में जानते हैं। सिल्वीकल्चर का अर्थ ही होता है वन प्रबंधन। तो सिल्वीकल्चर यानी कि जो वन प्रबंधन है ये क्या है, तो ये वन एवं लकड़ियों में वृद्धि करना, उसके संरचना, उसके स्वास्थ्य तथा वन गुणवत्ता को स्थापित करने का ये विज्ञान भी है और ये एक कला भी है, दोनों है, विज्ञान और कला ये दोनों हैं। ठीक है। आगे देखिए, इस कारण इसे वास्तविक वन प्रबंधक भी कहा जाता है। तो अगर वास्तविक यानी कि ओरिजिनल में वन प्रबंधन अगर किसी को कहा जाए तो वो आपका सिल्वीकल्चर को ही कहा जाता है। सिल्वीकल्चर यानी कि वन प्रबंधन। ठीक है ना। तो वास्तविक वन प्रबंधन सिल्वीकल्चर को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो वन और लकड़ियों का वृद्धि, उसका संरचना, इसका स्वास्थ्य और वन गुणवत्ता को स्थापित करने का ये एक विज्ञान भी है और ये एक कला भी है। इसके अलावा देखिए, झारखंड में सिल्वीकल्चर का जो है वो 6 रेंज है। तो सिल्वीकल्चर यानी कि वन प्रबंधन का जो रेंज की बात की जाए तो ये रेंज जो है वो झारखंड में टोटल 6 है। कितने हैं, तो 6 हैं। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रेंज कौन कौन है वो देखिए। पहला है आपका रांची रिसर्च रेंज, दूसरा है हजारीबाग रिसर्च रेंज, तीसरा है लाह रिसर्च रेंज जो कि रांची में ही है, चौथा है गोइल केरा रिसर्च रेंज जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। क्या बोले हम, गोइल केरा
रिसर्च रेंज जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। पांचवा है आपका छुपा दोहर रिसर्च रेंज, तो छुपा दोहर रिसर्च रेंज लातेहार में है। और छठा है आपका सॉरी जो छठा है, हाँ छठा जो है वो आपका सीसल अनुसंधान रेंज या फिर सीसल रिसर्च रेंज कहते हैं, ये आपका लातेहार में है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में टोटल सिल्वी कल्चर का जो है वो टोटल 6 रेंज है। तो 6 रेंज में 2 रेंज जो है वो आपका रांची में है, 2 रेंज जो है वो आपका जो है वो रांची में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 रेंज जो है वो आपका लातेहार में है, ठीक है। एक रेंज आपका हजारीबाग में है और एक रेंज जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम में है। अगर पश्चिमी सिंहभूम में जो रेंज है अगर इसकी बात करें तो ये कौन है, तो ये आपका गोहिल केरा रिसर्च रेंज है। वहीं अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में जो है वो आपका हजारीबाग रिसर्च रेंज है। वहीं अगर हम लोग लातेहार की बात करें तो लातेहार में 2 ठो रेंज है, एक आपका छुपा दोहर रिसर्च रेंज और दूसरा है सीसल रिसर्च रेंज। रिसर्च रेंज को अनुसंधान रेंज भी कहते हैं। वहीं अगर रांची की बात करें तो रांची में 2 ठो है, एक आपका रांची रिसर्च रेंज और दूसरा है लाह रिसर्च रेंज। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो सिल्वी कल्चर क्या है और झारखंड में सिल्वी कल्चर का कितना रेंज है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो 10वां नंबर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित वो है आपका झार पार्क्स। तो झार पार्क्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग झारखंड उद्यान समिति भी कहते हैं। तो झार पार्क्स जिसको झारखंड उद्यान समिति कहा जाता है, ठीक है ना। और इसको झारखंड पार्क समिति भी कहते हैं। झार पार्क्स को जो है झार पार्क को झारखंड पार्क समिति भी कहते हैं। और जो आपका झारखंड उद्यान समिति है यानी कि झार पार्क इसका जो स्थापना है वो आपका 10 मार्च 2015 को होता है। तो झार पार्क का स्थापना जो है वो 10 मार्च 2015 को होता है। देखिए झार पार्क के अंतर्गत कहीं कहीं पे 2 पार्क दिखा जाता है और कहीं कहीं पे जो है वो 10 पार्क लिखा रहता है कोई कोई बुक में। तो इसको एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। तो 10 नंबर इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो आपका झार पार्क है जिसको झारखंड उद्यान समिति भी कहते हैं। इसका जो स्थापना है वो 10 मार्च 2015 को हुआ था। इसके बारे में देखिए यह पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत, तो ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय यानी कि ऑटोनोमस ये जो है संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है वो देखिए इसका उद्देश्य पहला नंबर है शहरी पार्कों का विकास करना और उसका रखरखाव करना। तो शहर में जितने भी पार्क है उन सभी पार्कों का विकास करना और उनका रखरखाव करना, ये झार पार्क का जो है वो उद्देश्य है। सेकेंड नंबर इसका पर्पस देखिए तो स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है शहरों में, स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है शहरों में। और थर्ड नंबर है आपका पर्यावरणीय प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण और जो पारिस्थितिकी संरक्षण है तो इसके प्रति जागरूकता में वृद्धि करना है। तो ये आपका झार पार्क के बारे में है। झार पार्क का स्थापना कब हुआ है, तो 10 मार्च 2015 को हुआ था। इसके अलावा देखिए झार पार्क के अंतर्गत या फिर द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप, इसके बारे में देखिए इसमें कौन कौन सा क्रियाकलाप करवाया जाता है वो देखिए। तो झार पार्क के अंतर्गत योगा, जॉगिंग, मेडिटेशन, ओपन एयर जिम, चिल्ड्रेंस पार्क, एडवेंचर जोन इत्यादि का जो है वो विकास भी किया जाता है और इन सभी का जो है वो प्रबंधन भी किया जाता है। तो ये झार पार्क के अंतर्गत किए जाने वाले जो भी एक्टिविटी है उसको देख लिए हम लोग। आगे देखो इसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में झार पार्क के द्वारा नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क का संचालन जो है वो रांची में किया जा रहा है। तो अगर आप झार पार्क के बारे में देखिएगा तो वर्तमान समय में झार पार्क के द्वारा जो है झार पार्क का स्थापना कब हुआ है, तो 10 मार्च 2015 को हुआ है। और वर्तमान समय में झार पार्क के द्वारा नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क का संचालन जो है वो रांची में किया जा रहा है। इसमें ये हो गया झार पार्क के बारे में। आगे देखिए और इसके अलावा 1-2 पॉइंट और भी याद रख लीजिए कि झारखंड सरकार के द्वारा
पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास के लिए झार पार्क का जो है वो गठन किया गया है। कब? तो 10 मार्च 2015 को। इसका जो संचालन है वो झारखंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, जिसको JPMDA के द्वारा किया जाता है। तो झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा झार पार्क का जो है वो संचालन किया जाता है। झार पार्क के तहत झारखंड में जो है वो 10 पार्कों का, इसमें झार पार्क के तहत ना झारखंड में जो टोटल जो पार्क है वो आपका 10 ठो है। 10 ठो कौन कौन सा पार्क है वो एक बार आप केवल देख लीजिए। 10 पार्क में जो है ये आपका रांची की बात करें हम लोग तो रांची में जो है वो टोटल 6 पार्क है, ठीक है ना। तो रांची में याद रखिएगा 6 पार्क है। एक आपका हजारीबाग में है एक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिल्ली, अगर सिल्ली की बात करें तो सिल्ली भी शायद रांची में ही आता है ना, तो सिल्ली का भी आप बात करते हैं। तो सिल्ली में भी एक पार्क है। इसके बाद सरायकेला खरसावां, तो सरायकेला खरसावां में मतलब सरायकेला खरसावां नहीं, जो आपका पूर्वी सिंहभूम है, तो पूर्वी सिंहभूम का एक ज़िला है आपका मतलब पूर्वी सिंहभूम का एक क्षेत्र है जमशेदपुर, तो जमशेदपुर में भी एक पार्क है। इसके अलावा देखिए दुमका में भी एक पार्क है, ठीक है। कौन कौन है देखिए, दुमका में एक पार्क है जिसका नाम है सिद्धू कान्हू पार्क। इसके अलावा जमशेदपुर में एक पार्क है जिसका नाम है घोड़बंधा थीम पार्क। तो जमशेदपुर में घोड़बंधा थीम पार्क है जो कि झार पार्क के अंतर्गत आता है। आप देखिए सिल्ली की बात करते हैं तो सिल्ली में आपका अंबेडकर पार्क है। अब अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में शहीद निर्मल महतो पार्क है। अब रांची की बात करते हैं तो रांची में टोटल 6 पार्क हैं। रांची में कितने पार्क है? तो 6 पार्क हैं। कौन कौन पार्क है वो देखिए। पहला है आपका बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पार्क, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान पार्क। दूसरा है दीनदयाल पार्क। तीसरा है नक्षत्र वन। चौथा है सिद्धू कान्हू पार्क। पांचवा है ऑक्सीजन पार्क और छठा है श्री कृष्ण पार्क। तो झारखंड में टोटल जो है वो झार पार्क के अंतर्गत रांची में 6 गो है, एक हजारीबाग में, एक सिल्ली में, एक जमशेदपुर में, एक दुमका में है। रांची में कौन कौन है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, फिर दीनदयाल पार्क, फिर नक्षत्र वन, फिर आपका सिद्धू कान्हू पार्क, ऑक्सीजन पार्क और श्री कृष्ण पार्क। ये सभी जो है वो झार पार्क के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद का कहानी देखते हैं। अब देखिए इसके संगठन का अगर संरचना देखते हैं कि यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखते हैं झार पार्क के बारे में, तो झार पार्क जो है वो एक शासी निकाय है, यानी कि एक गवर्निंग बॉडी भी है और साथ ही साथ ये एक कार्यकारिणी समिति भी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है। तो जो आपका शासी निकाय है तो इसके जो हेड होंगे, तो इनके हेड कौन होंगे? इनके हेड या फिर अगर चेयरमैन की बात करें तो वो कौन होते हैं? तो झारखंड के जो मुख्य सचिव हैं। तो अभी झारखंड में अगर मुख्य सचिव की बात की जाए तो ये आपके अलका तिवारी जी हैं। तो अगर अभी हम लोग देखेंगे कि झार पार्क के अंतर्गत जो शासी निकाय है यानी कि गवर्निंग बॉडी है, इसके हेड या फिर चेयरमैन कौन है? तो आपके अलका तिवारी यानी कि झारखंड के मुख्य सचिव होंगे। वहीं झार पार्क के अंतर्गत जो है एक शासी निकाय होता है, एक आपका कार्यकारिणी समिति होता है। तो कार्यकारिणी समिति यानी कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हेड कौन होगा? तो इसका हेड या फिर चेयरमैन कौन होता है? तो वो देखिए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि प्रधान मुख्य संरक्षक ये होते हैं। तो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ये होते हैं, ठीक है। ये आपको पता हो गया है। आगे देखिए झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो कहीं कहीं पे ना ये इसमें कन्फ्यूजन क्या है वो देख लीजिए आप। इस चीज़ में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ये चीज़ दिख रहा है ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए कहीं कहीं पे ना जो है वो झार पार्क के अंतर्गत ना 2 पार्क को बताया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका झार पार्क है ना, तो झार पार्क का जो संचालन है वो आपका झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा हो रहा है। तो झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में JPMDA
कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है वो 10 पार्क बतलाया गया है। ठीक है, जो सार संग्रह वाले बुक है इसके अंतर्गत जो है वो 10 पार्क बतलाया गया है। और ये भी पता होना चाहिए कि जो झार पार्क है ये इसी के अंतर्गत काम कर रहा है, और इसके अंतर्गत जो है वो झारखंड में 10 पार्क हैं, और झार पार्क के अंतर्गत झारखंड में 2 पार्क हैं। ये चीज़ दिखाया जा रहा है। तो कन्फ्यूजन वाला तो है ये पॉइंट, लेकिन आप केवल ये याद रखिएगा कि जो झार पार्क है वो आपका झारखंड पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि JPMDA, और इसको हिंदी में झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत झार पार्क जो है वो काम करता है। और जो है आपका JPMDA इसके तहत जो झारखंड में है वो 10 पार्कों का जो है 10 पार्कों को शामिल किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और झार पार्क के अंतर्गत 10 है कि इसके अंतर्गत 10 है वो कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। तो अगर कभी किसी थ्रू अगर पता चलता है तो वो ठीक है, बात है, आप उसको वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका झार पार्क के बारे में। अब हम लोग झार पार्क के अलावा जो है 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मतलब 11 नंबर जो इंस्टीट्यूशनल बॉडी है यानी कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित, उसको देखते हैं, जिसका प्यारा नाम है वो है आपका कैंपा। तो अब हम लोग कैंपा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो कैंपा का जो है इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना है। तो कैंपा का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी होता है। तो झारखंड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये होता है कैंपा का अर्थ। यहाँ पे पहले झारखंड जोड़ लीजिएगा, झारखंड बोलिएगा, उसके बाद झारखंड कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बोलिएगा। ठीक है ना, तो पहले झारखंड को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसी को जो है अगर इसका हिंदी नाम देखिए हम लोग, तो हिंदी में इसको प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कहते हैं। तो कैंपा को हिंदी में प्रतिपूरक यानी कि कंपनसेटरी, वनोरोपण यानी कि एफॉरेस्टेशन, निधि यानी कि फंड, तो निधि प्रबंधन यानी कि फंड मैनेजमेंट कहते हैं, एंड यानी कि एवं प्लानिंग अथॉरिटी यानी कि योजना प्राधिकरण कहते हैं। तो इसका हिंदी से आप इंग्लिश में कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कैंपा के बारे में। तो जो कैंपा है ये कैंपा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ये काम करता है। तो जो कैंपा है वो वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत क्रियान्वयन किया गया है। इसको 1980 के तहत इसको लागू किया गया है। आगे देखिए, जो कैंपा है ये भारत में 30 अक्टूबर 2002 को लागू किया गया था। तो जो आपका कैंपा है ये 30 अक्टूबर 2002 को पूरे भारत में लागू किया गया था। और झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में ये 23 अक्टूबर 2009 को स्थापित हुआ था। तो कैंपा के बारे में याद रखिएगा कि ये भारत में 2002 में 30 अक्टूबर 2002 में, और झारखंड में 23 अक्टूबर 2009 में ये स्थापित किया गया था। वो 2002 और ये 2009, वो 30 अक्टूबर, ये 23 अक्टूबर। इसके अलावा देखिए, जो कैंपा का अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य देखते हैं तो कैंपा का जो मुख्य उद्देश्य है वो गैर वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित वन भूमि के मुआवजे के रूप में वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। तो कैंपा का अर्थ ही आपको बताया गया था आपका कि जो है वो कंपनसेशन देना है एक तरह से। तो इसका काम ये है कि जो गैर वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित जो वन भूमि है, कहने का अर्थ है जो आपका किसी और काम के लिए जो है कृषि काम से अलग जो है, मतलब सॉरी, जो आपका औद्योगिक काम है, औद्योगिक काम में दिया गया है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में जो ज़मीन उमीन दिया गया है, तो वैसे में जो गैर वन उपयोगों के लिए जो हस्तांतरित जो वन भूमि है तो उसका मुआवजा के रूप में क्या करना है, तो वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। सिंपल सा अर्थ है, वो समझिए आप। कि जैसे कि मतलब कि आपको बताया जा रहा है जैसे कि झारखंड में जो सारंडा वाला क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है। अब है कि सारंडा के बीचों बीच से जो है मान के 4 लेन निकालना है, तो 4 लेन आ रहा है सारंडा के बीचों बीच से।
तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि सारंडा के वन को तो कहीं कहीं काटना पड़ेगा ना, तो ऐसे में काटना पड़ेगा, तो इसके कंपनसेशन के रूप में, क्षतिपूर्ति के रूप में जो है वो कहीं और किसी प्लेस में जो है वो उतना वन आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये कितना वन लगाना पड़ेगा कोई डाटा नहीं है, केवल ये याद रखिएगा, केवल आप इतना याद रखिएगा कि गैर वन उपयोगों के लिए हस्तांतरित जो वन भूमि है तो उसके मुआवजे के रूप में यानी कि कंपनसेशन के रूप में आपको वनीकरण करना है। तो वनीकरण और जो पुनर्वनीकरण गतिविधि है इसको सुनिश्चित करना है, सिंपल बात है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर रेलवे लाइन कहीं बिछा तो पेड़ कटेगा, तो ऐसे में कैंपा क्या करेगा कि जितना पेड़ कटा है उतना क्षतिपूर्ति वो है दूसरे प्लेस में वो करेगा, मतलब कि जितना पेड़ कटा उतना पेड़ वो दूसरे प्लेस में लगवा देगा। ये कैंपा का काम है, सिंपल सा अर्थ ये इतना समझिए। इसके अलावा देखिए, यह फंड परिवर्तित वन भूमि से होने वाला प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नुकसान की भरपाई करता है। तो कैंपा एक तरह से फंड है, तो जी ये जो कैंपा जो फंड है ये क्या करता है, तो परिवर्तित जो वन भूमि से होने वाला जो प्रत्यक्ष और जो आपका अप्रत्यक्ष नुकसान है इसको ये कम करने का प्रयास करता है। आपको सिंपल बताया गया है कि अगर रोड रेलवे बनने के लिए रोड काटा गया तो इसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखेगा ही ना वन काटने पे। तो ये जो वन काटने पे जो प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष नुकसान होगा इसको ये कम करने का प्रयास करेगा कहीं और वन लगाकर। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह जो निधि है यानी कि जो कैंपा निधि है तो यह निधि संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि के सामान्य राजस्व का हिस्सा जो है वो नहीं होगी। कहने का अर्थ है ये जो फंड है कैंपा का वो संघ का और जो राज्य सरकारों का जो समेकित निधि होगा तो उसके सामान्य राजस्व का हिस्सा ये नहीं रखता है। इसका एक अलग जो है वो खाता बनेगा और उसके अनुसार वहाँ से जो है वो फंड उंड का जो ट्रांसफ़र वगैरह होगा। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा पर भारत सरकार के द्वारा कैंपा का जो निर्माण है वो 2004 में किया गया था। तो बताया जा रहा है कि कैंपा का जो गठन भारत सरकार के द्वारा 2004 में किया गया था, जुलाई 2004 में। कब? तो जुलाई 2004 में किया गया था, जुलाई में। और झारखंड में जो कैंपा है इसको अक्टूबर 2009 में अधिसूचित किया गया। ठीक ना। क्या बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा पर भारत सरकार के द्वारा कैंपा का जो निर्माण है वो जुलाई 2004 में किया गया था। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा 23 अक्टूबर 2009 को कैंपा का गठन किया गया। तो 23 अक्टूबर 2009 को झारखंड में कैंपा का गठन किया गया है। आगे देखिए, वहीं अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अध्यक्षता में 29 अप्रैल 2013 को कैंपा विंग का गठन किया गया है और जिसका जो मुख्य कार्य क्या है तो कैंपा क्रियान्वयन का निगरानी करना है। तो देखिए क्या बोला गया है कि जो 3 डेट याद रखना है, एक 2004 में है, जुलाई 2004 में इंडिया में कैंपा का गठन होता है। वहीं 23 अक्टूबर 2009 में झारखंड में कैंपा का गठन होता है। फिर याद रखिएगा 19 अप्रैल 2013 को कैंपा विंग बनाया जाता है झारखंड में और जिसका जो प्रधान यानी कि हेड कौन होता है तो मुख्य वन संरक्षक ये होता है। ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है कैंपा विंग का कि जो कैंपा का जो कैंपा है इसका क्रियान्वयन पर निगरानी ये रखेगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कैंपा के बारे में 2-3 पॉइंट और भी जान लीजिए कि झारखंड में जो कैंपा है इसके प्रमुख उद्देश्य और इसका जो लक्ष्य क्या है वो देखिए। तो मौजूदा प्राकृतिक वनों का ये संरक्षण करेगा, उसका सुरक्षा करेगा और वहाँ पे जो है पुनर्जनन एवं जो है वो प्रबंधन करेगा। इसके अलावा देखिए संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर के वन्य जीवों उनके आवासों का ये संरक्षण करेगा, वहाँ सुरक्षण करेगा, सुरक्षा और प्रबंधन भी करेगा। साथ साथ ये प्रतिपूरक वनीकरण करेगा, प्रतिपूरक वनीकरण की जितना वन कटा है उतना वन वो ये लगाएगा भी। फिर देखिए ये पर्यावरणीय जो सेवाएं हैं ये प्रदान करता है। इसके अलावा ये विज्ञान शोध प्रशिक्षण एवं जो क्षमता निर्माण है इसमें भी ये योगदान देता है। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और सतत वन प्रबंधन का जो सिद्धांत है ये इसको भी लागू करने का प्रयास करता है। इसके अलावा देखिए कैंपा गतिविधियां जो है वो गूगल से जुड़ी हुई है तथा झारखंड राज्य में 1605 पौधारोपण परियोजना को इसके तहत पर्यवेक्षित किया जा रहा है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भूल भी सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इतना जो बताया गया है कैंपा के बारे में वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आई होप कैंपा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए जो 11 नंबर का जो आपका इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो आपका झाम कोफेड है।
और झाम कोफेड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है झाम कोफेड, इसके बारे में याद रखिएगा। तो जो आपका झाम कोफेड है, तो झाम कोफेड का जो पूरा नाम है क्या है वो पहले देख लीजिए। तो झाम कोफेड का जो पूरा इसका फुल फॉर्म होता है वो देखिए, द झारखंड स्टेट माइनर, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड होता है। तो झाम कोफेड का फुल फॉर्म क्या होता है, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये होता है। और झाम कोफेड का अगर स्थापना की बात की जाए तो इसका जो स्थापना है वो 2007 में होता है। और झाम कोफेड का स्थापना कब हुआ था, ये जेपीएससी प्रीलिम्स 2021 में भी पूछा गया था। तो झाम कोफेड का स्थापना 2007 में होता है। आगे देखिए, ये जो झाम कोफेड है ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करेगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो एक पॉइंट इसमें ये याद रखिएगा कि जो इसकी स्थापना है यानी कि झाम कोफेड का जो स्थापना है वो झारखंड सरकार के द्वारा 2007 में किया गया था। और इसका झाम कोफेड का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है वो देखिए, ये इसका जो प्रमुख उद्देश्य है मध्यस्थों के शोषण से वनवासियों की सुरक्षा करना है, तथा जो गौण वनोत्पाद है तो गौण वनोत्पाद उद्योगों को सहकारिता के आधार पर प्रोत्साहन इसको प्रदान करना है। इसके अलावा देखिए झाम कोफेड की संरचना अगर देखिए तो ये 2 स्तरीय है, 2 लेवल पे है। इसके शीर्ष पे झाम कोफेड है और इसके निचले स्तर पर जो है वो 88 प्राथमिक सहकारी समितियां यहाँ पे काम कर रही हैं। तो झाम कोफेड के बारे में याद रखिएगा कि झाम कोफेड में 2 स्तर है। पहले स्तर में आपका झाम कोफेड जो है वो खुद काम कर रहा है और दूसरे स्तर पे जो है वो आपका 88 प्राथमिक सहकारी समितियां कार्यरत हैं। और 88 प्राथमिक सहकारी जो समितियां हैं ये इसका काम क्या है, इसका काम जो है वो केवल ये काम है कि जो गौण वनोत्पाद उद्योग है इसको सहकारिता के आधार पे प्रोत्साहन प्रदान करना है, ये इनका काम है, ठीक है ना। और आपको बताया गया था झाम कोफेड का ही जो काम क्या है कि जो है वो मध्यस्थों के शोषण से जो है वनवासियों की सुरक्षा करना है। तो जो बिचौलिए हैं जो वनवासियों का शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ये झाम कोफेड का काम है, ठीक है ना। अब हम लोग झाम कोफेड के बारे में देखते हैं और भी इसके बारे में डिटेल से। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा आप झाम कोफेड के बारे में, तो इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से लघु वन उत्पाद के उत्पादन में संलग्न किसानों एवं संग्राहकों यानी कि कलेक्टर से उचित मूल्य पर लघु वन उत्पादों को खरीदना है। ये बताया जा रहा है कि जो बिचौलियों के द्वारा जो वनवासियों के ऊपर जो शोषण किया जा रहा है, कहने का अर्थ है कि किसानों से खरीद रहे हैं कम दाम में बिचौलिए और सरकार को बेच रहे हैं ज़्यादा दाम में, तो इससे वनवासियों के ऊपर किसानों के ऊपर शोषण हो रहा है ना, तो इसी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। सिंपल से याद रखिएगा। तो वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लघु वन उत्पाद के जो उत्पादन है, तो लघु वन उत्पाद के उत्पादन में संलग्न जो किसान है और जो संग्राहकों है यानी कि जो कलेक्टर है उससे उचित मूल्य पर जो है वो लघु वन उत्पादों को खरीदेगा। कौन? झाम कोफेड। तो झाम कोफेड जो है वो डायरेक्ट जो है बिचौलियों के माध्यम से वो जो है वो लघु जो वन उत्पाद है इसको नहीं खरीदेगा, बल्कि वो डायरेक्ट किसानों से खरीदेगा। किसानों और जो संग्राहकों है उन्हीं लोगों से ये उचित मूल्य पर जो है वो लघु वन उत्पादों को खरीदेगा। झारखंड में आप लोगों को पता है लैम्प्स और पैक्स। तो लैम्प्स का अर्थ होता है लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटी स्कीम और पैक्स का अर्थ है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये होता है। और एक और होता है आपका PMPCS। तो PMPCS का अर्थ क्या होता है? प्राइमरी मैनर प्रोड्यूस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका ये अर्थ होता है। और लैम्प्स और पैक्स ये सब क्या है? ये सब जो है फसल को खरीदता है। लैम्प्स और पैक्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब जो है वो फसल को खरीदता है, ठीक है ना। और फसल को खरीदता है लैम्प्स और पैक्स, और लैम्प्स और पैक्स जो है वो ही फिर आपके मतलब सरकार को बेचता है। आगे देखिए, ये जो तीनों संस्थाओं के द्वारा ही माइनर एंड जो मेजर प्रोडक्ट है यानी कि जो मुख्य और जो आपका गौण वनोत्पाद है इसको खरीदा जाता है। तो लैम्प्स, पैक्स और आपका PMPCS
लैम्प्स, पैक्स और PMPCS, इन तीनों संस्थाओं के द्वारा ही जो आपका माइनर और जो आपका मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपका मुख्य और जो आपका गौण वन उत्पाद है, इसको खरीदा जाता है। और गवर्नमेंट ये जो है इसी के माध्यम से गवर्नमेंट खरीदता है। ये हर एक गांव में और हर एक ब्लॉक में वन धन विकास केंद्रों से जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि वन धन जो विकास केंद्र है ना, वन धन विकास केंद्र, ये झारखंड में सब कुछ खरीद लेता है। तो वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से जो है वो झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से जो है वो लघु वन उत्पाद जो है वो खरीदता है, लैम्प्स, पैक्स और PMPCS। फिर उनके द्वारा जो है वो सरकार खरीदता है उन लोगों से। आगे पर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नोट में बताया गया है कि धान, गेहूं, लैम्प्स में, ये धान और गेहूं जो है वो लैम्प्स धान और गेहूं को खरीदता है, जबकि जो पैक्स है वो ला ETC को पैक्स में बेचेंगे। देखो, लैम्प्स जो है वो धान, गेहूं ये सभी को खरीदेगा, जबकि जो पैक्स है वो ला हो गया, तसर, रेशम हो गया, इस सब को वो खरीदता है। आगे देखिए, झाम कोफेड लघु वन उत्पादों को खरीदने के लिए लैम्प्स, पैक्स एवं PMPCS को वित्त प्रदान करता है। कौन? झाम कोफेड। और इसके द्वारा निम्नलिखित वनों उत्पादों को खरीदा जाता है। तो झाम कोफेड कौन कौन सा लघु जो है मतलब वन उत्पाद है इसको खरीदता है, वो देखिए। लघु और आपका जो है प्रमुख सभी वन उत्पाद खरीदता है झाम कोफेड। तो झाम कोफेड के अंतर्गत देखो, आपका मधु खरीदा जाता है, महुआ फूल खरीदा जाता है, साल का बीज खरीदा जाता है, बांस, तेंदुपत्ता, लाह, करंज बीज एवं जो चिकित्सीय लघु उत्पाद है, इन सभी को जो है वो झाम कोफेड के अंतर्गत खरीदा जाता है। ठीक है, ये देखो जितना भी इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क था वो हम लोग देख लिए हैं। आगे देखो, झारखंड में वन प्रबंधन से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएं। तो झारखंड सरकार की जितने भी वन प्रबंधन से संबंधित जो संस्थाएं और एजेंसियां जो कार्यरत थी वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है काम कर रहा है केंद्र सरकार की बहुत सारी एजेंसियां, वो देखते हैं कौन कौन सा है वो देखिए। तो सबसे पहला नंबर में आता है आपका CTRT, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर तसर रिसर्च एवं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। पहला क्या है? केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको CTRT कहा जाता है। और ये जो है आपका CTRT ये कहाँ है? तो आपका नगरी रांची में है। इसका स्थापना कब किया गया है? तो 1964 में किया गया है, वो देखिए। और ये आपका जो CTRT है ये केंद्रीय सिल्क बोर्ड यानी कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत ये काम करता है। तो CTRT जो है वो केंद्रीय सिल्क बोर्ड जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इसके अंतर्गत ये काम करता है। आगे देखिए, झारखंड अहिंसा सिल्क एवं जैविक सिल्क प्रोडक्शन में एकमात्र स्टेट है। और देखो, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है वो अहिंसा सिल्क और जो आपका जैविक सिल्क है, अहिंसा सिल्क और जो आपका जैविक सिल्क है, इसके उत्पादन में यानी कि प्रोडक्शन में एकमात्र स्टेट है पूरे भारत में। और जो जैविक सिल्क है इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपका सरायकेला खरसावां में होता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है वो भी आप देख लिए हैं। इसके अलावा देखिए, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इस संस्थान का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, वो देखिए। तो वो तसर सिल्क वार्म, तसर फूड प्लान, तसर सिल्क का बुनाई एवं कताई, तसर का उत्पादन, सिल्क वार्म का संरक्षण इत्यादि से संबंधित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना इसका काम है। तो किसका? CTRT का। इसके अलावा जो है वो इसका काम क्या क्या बताया है वो देखिए। इसका काम जो है वो तसर सिल्क का, तसर सिल्क वार्म का, तसर फूड प्लान का, तसर सिल्क का बुनाई कताई और तसर का जो है वो उत्पादन, सिल्क वार्म का संरक्षण, ये सभी जो है इससे संबंधित जितना भी अनुसंधान और प्रशिक्षण है उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है CTRT। इसके अलावा तसर फूड के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधे, मतलब कि तसर जो है इसके लिए फूड के रूप में किस किस पौधे का उपयोग होता है, तो आपका सैतूत यानी कि मलबरी, अर्जुन, आसन इत्यादि पौधों का भी संरक्षण को भी ये बढ़ावा देना CTRT का ही काम है। तो जो आपका तसर फूड है, तो तसर फूड में जो जो पेड़ और जो जो पौधे आते हैं इनको भी बढ़ावा देता है। सैतूत, मलबरी जो है, सैतूत को ही मलबरी कहते हैं, अर्जुन, आसन
इत्यादि जो आपका साल का वृक्ष है इसको भी। तो तसर का यही जो है इसका भोजन है, ठीक है ना, यही याद रखिएगा। अच्छा, तसर का निर्माण क्या ये, अच्छा हम लोग देखते हैं ना कि पहले लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूबा बनता है और प्यूबा से तितली बनता है। तो तितली कैसे बनता है, तो पहले लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूबा, प्यूबा से तितली बनता है। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए मतलब भारत सरकार की जो एजेंसियां जो झारखंड में काम कर रही है वन प्रबंधन से संबंधित, पहला देख लें CTRT और दूसरा देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इंडियन बोलिए या फिर नेशनल बोलिए, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसका जो स्थापना है वो 1924 में हुआ था। इसको भारतीय द्वितीयक कृषि संस्थान कहते हैं, भारतीय द्वितीयक कृषि संस्थान, यानी कि नेशनल या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जिसका स्थापना 1924 में हुआ था। आगे देखिए, इसे पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिजन एंड गम्स बोलते थे। तो इसको पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिजन एंड गम्स कहा जाता था, यानी कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान इसको जो कहा जाता था। तो पहले इसको क्या कहते थे, भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, और अब इसका नाम क्या हो गया है, भारतीय द्वितीयक कृषि संस्थान। इसका स्थापना कब हुआ था, 1924 में। और ये किसके अंतर्गत काम करता है, तो ICAR के अंतर्गत ये काम करता है। और ICAR जो है वो JPSC प्रीलिम्स में पूछा गया था 2024 में कि इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसको भी आप पेपर 1 में पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है ये ICAR के अंतर्गत काम करता है। आगे देखो, इसका स्थापना 1924 में हुआ था। उस समय इसका जो नाम था वो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान था, और ये जो है वो ICAR के अंतर्गत काम करता था, ठीक है ना। तो जब इसका 1924 में इसका जो नाम, मतलब 1924 में जब इसका गठन हुआ था तब इसका नाम क्या था, तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान था। क्या था, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। और उस समय ये किसके अंतर्गत काम करता था, तो ये ICAR के अंतर्गत ही काम करता था और अभी भी करता है। आगे देखिए, ये आपका कहाँ पे है, तो ये आपका नामकुम रांची में है। तो अगर हम लोग भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की बात करें तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका नामकुम रांची में है, ठीक है ना। और इसको भारतीय द्वितीयक कृषि संस्थान भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका पहले भी एक हम लोग जो है वो इसको भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान भी कहते थे। और जब जो है इसमें बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1920 ईस्वी में गठित जो है वो लिंसली हॉर्लो समिति के अनुशंसा पर इसका जो है गठन किया गया था। देखो, एक अनुशंसा आया था 1920 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उस अनुशंसा का नाम क्या था, लिंसली हॉर्लो समिति का अनुशंसा के आधार पर 1924 में ही भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था ICAR के अंतर्गत। कहाँ पे, रांची नामकुम में। आगे देखिए, फिर 2007 में जो है इसका नाम बदलकर भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंड संस्थान किया गया। फिर पुनः जो है वो सितंबर 2022 में नाम परिवर्तित करके इसका जो है वो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया है ना। तो सिंपल सा याद रखिएगा, 3 पॉइंट याद रखिएगा इसके अंतर्गत। पहले हम बोले कि 1920 में जो है वो एक रिपोर्ट आया था ब्रिटिश सरकार का, उस रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पे 1924 में जो है वो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का स्थापना होता है नामकुम रांची में। इसके बाद जो है इसको जो है 2007 में नाम चेंज कर देते हैं, और नाम चेंज करके क्या रखा जाता है, तो भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंड संस्थान, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है वो सितंबर 2022 में इसका नाम फिर जो है वो चेंज होता है, और अब इसका नाम क्या कर दिया जाता है, तो राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो इससे संबंधित जितना भी फैक्ट था वो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका काम का क्या है, वो देखिए इसका कार्य। ये लाह प्राकृतिक राल एवं गोंड के उत्पादन से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अनुसंधान को सुनिश्चित करता है। तो ये जो है कौन, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसका जो है काम, तो लाह और जो प्राकृतिक राल है एवं गोंड के उत्पादन से संबंधित सभी पहलुओं पर ये गहन अनुसंधान करता है। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, तो वो देखिए, थर्ड नंबर है आपका
हम लोग देखिए केंद्र सरकार की संस्थाएं या फिर एजेंसियां देख रहे हैं जो कि झारखंड सरकार में वन प्रबंधन से संबंधित काम कर रही है। तो पहले हम लोग CTRT देखें, दूसरा हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर देखें, तीसरा हम लोग देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तीसरा क्या देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्थापना कब हुआ था ये ज़रूरी नहीं है, इसको हटाइए। इसका अगर रीजनल स्टेशन की बात करें तो ये आपका रांची में है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ये आपका रांची में है। इसका काम क्या है वो देखिए। तो झारखंड के स्थानिक पौधे यानी कि जो रीजनल जो आपका पेड़ पौधा है, तो स्थानिक पौधों के जर्म प्लाज्मा को एकत्रित करना है और इन जर्म प्लाज्मा को सीड बैंक के रूप में इसको प्रिजर्व करना है। तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसका काम ही है कि झारखंड के जो भी स्थानिक पौधे हैं, तो स्थानिक पौधों के जो जर्म प्लाज्मा है इसको एकत्रित करना है और इन जर्म प्लाज्मा को सीड बैंक के रूप में इनको प्रिजर्व करना है, ये इनका काम है। इनके अलावा देखिए इस संस्थान के द्वारा कृषि एवं बागवानी से संबंधित कुछ फसलों एवं पौधों के जर्म प्लाज्मा को भी एकत्रित किया जा रहा है जो कि निम्नलिखित है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, इसके तहत झारखंड के स्थानिक पौधे का जो है वो जर्म प्लाज्मा को एकत्रित किया जा रहा है और इन जर्म प्लाज्मा को सीड बैंक में प्रिजर्व किया जा रहा है। तो केवल ये स्थानिक पौधे को ही नहीं बल्कि झारखंड में जो है वो कृषि और बागवानी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पौधे हैं इनके भी जर्म प्लाज्मा को भी ये प्रिजर्व करने का काम कर रही है। तो अगर हम लोग खाद्यान्न फसलें में देखें तो खाद्यान्न फसलें में चावल, गेहूं और मक्का को प्रिजर्व किया जा रहा है, इनके जर्म प्लाज्मा को। इसके अलावा देखिए तो हम लोग सभी प्रकार का जो दलहन है इसके भी जो है जर्म प्लाज्मा को सीड बैंक के रूप में प्रिजर्व किया जा रहा है। इसके अलावा सभी प्रकार की सब्जियों का भी, फिर है आपका सभी प्रकार के स्थानिक फल का और सभी प्रकार के जो है वो चिकित्सीय एवं सुगंधित स्थानीय जो पौधे हैं इनका भी वो मतलब कि जर्म प्लाज्मा को सीड बैंक में प्रिजर्व करने का प्रयास कर रहा है। तो ये हम लोग जो है वो हम लोग देखें आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है हम लोग का झारखंड में कार्यरत सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एजेंसी या फिर जो संस्थाएं थी वन प्रबंधन से संबंधित वो हम लोग देख चुके हैं। पहला तो हम लोग देखे टोटल 11 ठो जो झारखंड सरकार के द्वारा वन प्रबंधन के लिए कदम उठाया गया था, उसके लिए देखिए 11-12 ठो एजेंसी के बारे में पढ़े। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है जिसके लिए 3 हम लोग एजेंसी के बारे में पढ़े, एक आपका CTRT, दूसरा हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर के बारे में और तीसरा हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में पढ़े हैं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है हम लोग का झारखंड में वन प्रबंधन वाला जो टॉपिक था, तो वन प्रबंधन वाला टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है आज के 2 क्लासेस में। तो ये क्लास नंबर आपका जो है 26 ये और क्लास नंबर 25 पिछले वाला में, दोनों क्लास में हम लोग जो है वो झारखंड में वन प्रबंधन जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे हैं। और आपसे बस यही निवेदन है कि आप बार बार इसको रिवीजन करते रहिएगा, तो आपका बहुत अच्छा खासा कंटेंट जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जब जब भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे प्रीलिम्स का, तो उस समय पहले जब करंट का आता है एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप इसको करंट से इसको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। और उस समय तो बहुत सारे कोचिंग में टेस्ट सीरीज वगैरह जारी होता ही है, तो उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप देखिएगा अगर कुछ नया इसमें ऐड होता है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़े हैं ये 2024 में पढ़े हैं और एग्ज़ाम अभी 2025 चल रहा है। आज हम लोग अगर डेट की बात करें तो ये आपका 17 अगस्त 2025 है। एग्ज़ाम होता भी है तो 2025 के लास्ट में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में होता है। तो ऐसे में आपको करंट से इन सभी टॉपिक को ऐड करना बहुत ज़रूरी होगा। और फिर आपका जो झारखंड सार संग्रह वाला जो नया वाला बुक निकला है, नया एडिशन 11वां जो है संस्करण, इसको भी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ से भी इस सब चीज़ों को रिलेट करने का प्रयास कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका ओवरऑल जो वन प्रबंधन वाला टॉपिक है, तो ये तो मेरे तरीके से जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन प्रबंधन में पहले हम लोग फ्लोरा का प्रबंधन देख लिए हैं। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन होता है, ठीक ना। और ये भी याद होना चाहिए आपको। तो हम लोग आज जो है फ्लोरा का प्रबंधन पढ़ लिए हैं, यानी कि वन्य जीव जंतुओं
मतलब कि वन में पाए जाने वाले जो वनस्पति है, इनका, पेड़ पौधों का और वनस्पतियों का प्रबंधन हम लोग आज देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो हम लोग वन प्राणियों का जो है यानी कि फौना का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लिए हम लोग बहुत सारा जो बाकायदा जो आपका अभ्यारण्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपका जो पक्षी विहार है उसके बारे में, फिर आपका जो मतलब कि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व है और भी जो चीज़ होते हैं जैसे नेशनल पार्क वगैरह है, तो इन सभी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।